आओ सुनाऊं कहानी। लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट करना ना भूलें। आप देख रहे हैं तलब तेरे इश्क की भाग 9 रीकैप। 4 लोगों के स्टेज पर आ जाने के बाद एक जैसा ड्रेस पहने 2 लड़कियां फूलों से सजी एक थाल लेकर स्टेज पर आई और डॉक्टर रावत और आदर्श के पास खड़ी होकर बोली, आप लोग अब एक दूसरे को रिंग पहनाइए। उनके कहने पर आदर्श और डॉक्टर रावत ने मुस्कुराते हुए अपनी अपनी रिंग उठा ली। ये आप क्यों? डॉक्टर रावत के हाथों में रिंग देखकर गुंजन हैरानगी से उन्हें देखते हुए बोली, तो वो मुस्कुराते हुए उसका हाथ पकड़कर बोले, ये तुम्हें पहनाने के लिए। क्या? गुंजन थोड़ी तेज आवाज में बोलकर तुरंत 2 कदम पीछे हो गई। अब आगे क्या हुआ? क्या तुम मुझे पसंद नहीं करती? क्या तुम्हें मुझसे सगाई करने से ऐतराज है? डॉक्टर रावत मायूस होकर बोले तो गुंजन इनकार में सर हिलाते हुए बोली, नहीं लेकिन पापा ने मना कर दिया था ना, तो मैं कैसे? तुम्हारे पापा मान गए हैं गुंजन। कविता जी मनोज जी के साथ स्टेज पर आकर बोली तो गुंजन अविश्वास भरी नजरों से अपने पापा की तरफ देखने लगी। उसकी नजरें खुद पर देखकर मनोज जी मुस्कुराते हुए उसके सर पर हाथ रखकर अपनी सहमति जताते हुए बोले, तुम्हारे लिए सरप्राइज था बेटा। आज आशना और आदर्श की सगाई के साथ तुम्हारी और चंद्र की भी सगाई हो रही है। सच में? गुंजन अपने पापा की बातें सुनकर सरप्राइज होते हुए बोली तो उन्होंने अपनी पलकें झपकाकर उसे यकीन दिला दिया। उनके ऐसा करते ही गुंजन खुश होते हुए उनके गले लग गई तो मनोज जी नम आंखों से मुस्कुरा उठे। चलो आदर्श और चंद दोनों साथ में अपनी अपनी फ्यूचर वाइफ को रिंग पहनाओ। कुलदीप जी छवि जी के साथ स्टेज पर आते हुए बोले तो दोनों ने मुस्कुराते हुए अपनी अपनी वाली को रिंग पहना दिया। अब तुम दोनों भी हमारे बेटे को अंगूठी पहनाओ। कविता जी और आदर्श की मम्मी अपने हस्बैंड के साथ उन सबके बीच आकर बोली तो आशना और गुंजन ने आदर्श और डॉक्टर रावत को रिंग पहना दी। कॉन्ग्रेचुलेशन एवरीवन। चारों के एक दूसरे को रिंग पहना देने के बाद कुलदीप जी क्लैपिंग करते हुए बोले तो उनके साथ वहाँ मौजूद सभी लोग क्लैपिंग करते हुए उन्हें कॉन्ग्रेचुलेट करने लगे। अब चलो सब पिक क्लिक करवाओ। कहते हुए कुलदीप जी ने सबको एक साथ सही पोजीशन में खड़ा होने का इशारा किया और कैमरामैन को बुलाकर उसे फैमिली पिक लेने के लिए कहा। लगभग 20-25 मिनट तक एक के बाद एक लोगों के साथ पिक क्लिक करवाने के बाद आदर्श आशना का हाथ थामकर उसे डांस फ्लोर की तरफ ले जाने लगा। फिर अचानक ही रुककर उसने डॉक्टर रावत की तरफ देखते हुए उन्हें भी चलने के लिए कहा तो उन्होंने मुस्कुराते हुए गुंजन का हाथ थाम लिया और आदर्श और आशना के साथ वो भी डांस फ्लोर पर आ गए। उनके डांस फ्लोर पर आते ही आदर्श के कहने पर डीजे ने जैसे ही सॉन्ग प्ले किया, चारों ने अपना डांस पोजीशन ले ली। सजदे किए हैं लाखों लाखों दुआएं मांगी, पाया है मैंने फिर तुझे, चाहत की तेरी मैंने हक में हवाएं मांगी, पाया है मैंने फिर तुझे। डॉक्टर रावत और आदर्श सॉन्ग की लिप सिंक करते हुए गुंजन और आशना के साथ नॉर्मली फुट स्टेप करके कभी उन्हें राउंड पे घुमाकर तो कभी उन्हें अपने दाएं बाएं करते हुए उनके साथ मुस्कुराते हुए डांस कर रहे थे। कुछ कहना है तुम्हें? बार बार डॉक्टर रावत के चेहरे को उदासी से देखकर अपनी पलकें झुका ले रही गुंजन को परेशान देखकर डॉक्टर रावत ने धीरे से पूछा तो गुंजन ने अपनी पलकें झुकाकर हाँ का इशारा किया। क्या कहना है कहो? डॉक्टर रावत ने जैसे ही कहा ठीक उसी वक्त लिरिक्स स्टार्ट हो गई तो आशना ने अचानक से गुंजन को पीछे से टच करते हुए उसे अपनी तरफ आकर डांस करने का इशारा किया। उसके ऐसा करते ही गुंजन तुरंत उसकी तरफ चली गई। जाने तू सारा वो दिल में जो मेरे हो, पढ़ ले तू आंखें हर दफा, नखरे से ना जी होते हैं राजी भी, तुझसे ही होते खफा। आशना और गुंजन ने सॉन्ग प्ले लिपसिंक करते हुए अपने हाथों को आपस में उठाकर लहराया। फिर एक हाथ से वो अपने अपने दिल के करीब टच करके उसे अपने आंखों के सामने लाकर इशारा करके आदर्श डॉक्टर रावत की आंखों में देखते हुए उनके राउंड में घूमकर मुस्कुराते हुए अपने हाथ को पहले इनकार में हिलाकर फिर अपने सर को हाँ में हिलाकर क्यूट सा फेस बनाकर उनसे नजरें फेर कर खड़ी हो गई। जाने तू बातें सारी करती है रातें सारी, चलते दिए सी, अनबुझे उठ उठ रातों को भी तेरी वफाएं मांगी, मैंने फिर पाया है तुझे, सजदे किए हैं लाखों लाखों दुआएं मांगी, पाया है मैंने फिर तुझे। आदर्श डॉक्टर रावत ने आशना और गुंजन को अपने करीब करते हुए उनकी आंखों में देखते हुए सॉन्ग लिप सिंक की। फिर वो उनके पीछे घूमकर दाएं बाएं होते हुए सामने आए और अचानक से उन्हें खींचकर अपनी बाहों में लेकर डांस करने लगे। कुछ मिनट तक यूं ही एक दूसरे के बाहों में खोकर डांस करते रहे। फिर सॉन्ग एंड होते ही सबकी क्लैपिंग की आवाज़ सुनकर वो एक दूसरे से अलग होकर मुस्कुराते हुए डांस फ्लोर से उतरकर सबके बीच आ गए। चलो अब चलकर खाना खा लो तुम लोग, छवि जी और कविता जी ने आदर्श आशना गुंजन और डॉक्टर रावत से कहा और उन्हें साइड में लगे फूड स्टॉल्स की तरफ चलने का इशारा किया। उनकी बात मानकर आदर्श और आशना उनके साथ चलने के लिए राजी हो गए और छवि जी के साथ आगे बढ़ गए।
लेकिन डॉक्टर रावत चलने की बजाय वहीं खड़े होकर इधर उधर देखने लगे। तो कविता जी ने उनसे उनके ना चलने की वजह पूछी। वो एक्चुअली मुझे वॉशरूम जाना है तो मैं, डॉक्टर रावत ने बोलते हुए अपनी बात अधूरी छोड़ दी। ओह। कविता जी ने डॉक्टर रावत की बात सुनकर गुंजन की तरफ देखा और कहा, गुंजन बेटा जाओ, तुम चंद के साथ घर में चली जाओ। जी। गुंजन ने जैसे ही कहा, कविता जी तुरंत उन्हें घर की तरफ ले जाने का इशारा करके वहां से चली गई। चले, डॉक्टर रावत ने हैरान खड़ी गुंजन को देखते हुए कहा तो वो अपना सर हिलाकर आगे बढ़ गई। अब बताओ क्या कहना चाहती हो तुम? घर के अंदर आते ही डॉक्टर रावत ने गुंजन से कहा, आपको वॉशरूम नहीं जाना? नहीं, मैं बस तुम्हारी बात सुनने के लिए बहाना बनाकर आया हूँ, क्योंकि मुझे तुम्हारे चेहरे पर ये परेशानी के भाव अच्छे नहीं लगते। तो अब बताओ क्या प्रॉब्लम है? वो ये सगाई, आपको मुझसे सगाई नहीं करनी चाहिए थी। गुंजन ने अपने रिंग फिंगर को देखते हुए उदास होकर कहा तो डॉक्टर रावत के चेहरे पर मायूसी के भाव उभर आए। क्यों क्यों नहीं करनी चाहिए थी मुझे सगाई? क्योंकि आपको मेरे बारे में पता नहीं है। मेरी मेडिकल कंडीशन ठीक नहीं है, मैं आपके लिए सही नहीं हूँ। डॉक्टर रावत ने गुंजन के होंठों पर उंगली रखकर उसे चुप कराते हुए कहा, किसने कहा मैं तुम्हारे बारे में नहीं जानता? बल्कि मैं तो तुम्हें और तुम्हारे बारे में तुमसे भी ज़्यादा जानता हूँ। अगर जानते हैं तो मुझ ऐसी खामियों से भरी हुई और खूबियों से महरूम लड़की के साथ क्यों ताउम्र का रिश्ता जोड़ रहे हैं आप? क्योंकि मैं प्यार करता हूँ तुमसे, और मेरा प्यार खूबियों का मोहताज नहीं गुनगुन। मैंने हमेशा तुमसे बेशर्त मोहब्बत की है, तो प्लीज़ इस तरह की बातें करके तुम मेरी मोहब्बत को मत आजमाओ। लेकिन मैं आपके लायक नहीं, बस अब इसके आगे एक और लफ्ज़ नहीं। इतना सब कहने के बाद भी अगर तुम्हें कोई डाउट है तो मैं बस इतना कहना चाहूँगा, आई रियली लव यू and I can adopt you in all time because you're always perfect for me। ये कहकर डॉक्टर रावत ने एकदम से गुंजन के माथे को चूमकर उसे कसकर अपनी बाहों में समेट लिया। तो अचानक की गई उनकी इस हरकत की पर गुंजन की धड़कनें बेतहाशा धड़क उठी। सगाई का फंक्शन खत्म हो चुका था। डॉक्टर रावत और आदर्श की फैमिलीज, उनके रिलेटिव सभी लोग अपने घर जा चुके थे। सुबह की भागदौड़ की वजह से आशना के घर वाले सभी लोग थक गए थे, इसीलिए डिनर करने के बाद सब तुरंत अपने अपने कमरे में सोने के लिए चले गए थे और गुंजन और आशना भी अपने कमरे में आकर सोने के लिए बिस्तर पर लेट चुकी थी। दी, आपको ये पता था तो आपने मुझे बताया क्यों नहीं? गुंजन अपने रिंग फिंगर में चमक रही रिंग को देखकर मुस्कुराते हुए बोली तो आशना ने हंसते हुए कहा, अगर बता देती तो सरप्राइज़ ख़राब हो जाता ना, और मुझे किसी का सरप्राइज़ ख़राब करना बिल्कुल भी नहीं पसंद। वैसे तुम खुश हो ना? हाँ दी, खुश तो बहुत हूँ मैं। पता है जब से मैं यहाँ आई हूँ मुझे लगता है तब से मैं सही मायने में जीने लगी हूँ। हाँ वाकई अब तुम सही मायनों में जीने लगी हो। फिलहाल अभी सो जाओ क्योंकि कल टाइम से हॉस्पिटल चलना है। वैसे ही इन दिनों बहुत छुट्टी कर ली है हम लोगों ने। अभी शादी के रिचुअल्स और शादी के बाद भी छुट्टी लेनी पड़ेगी, तो इस तरह लगातार छुट्टियाँ लेने से बहुत दिक्कत हो जाएगी फिर। आशना की बातें सुनकर गुंजन ने हाँ कहकर उसकी बातों पर सहमति जताई और आंखें बंद करके आज के पूरे दिन के लम्हों को याद करते हुए मुस्कुराकर सोने की कोशिश करने लगी। उसे आंखें बंद किए हुए देख आशना ने भी सोने के लिए अपनी आंखें बंद की, लेकिन अचानक उसे कुछ याद आया तो वो साइड टेबल पर रखे अपने फ़ोन को उठाकर आदर्श को सॉरी का मैसेज सेंड करने के बाद कुछ याद करके मुस्कुरा उठी और फ़ोन को वापस साइड टेबल पर रखकर आंखें बंद करके सोने की कोशिश करने लगी। डॉक्टर रावत अपने कमरे में लेटे हुए खुशी से मुस्कुरा रहे थे। उन्हें अब भी जो हुआ वो एक सपने जैसा लग रहा था, इसीलिए बार बार वो अपनी उंगली में मौजूद रिंग को टच करके खुद को ये ख्वाब नहीं हकीकत है ये यकीन दिलाने की कोशिश कर रहे थे। दूसरी तरफ आदर्श अपने बिस्तर पर बेचैनी से करवट बदलते हुए सोने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो जब भी आंखें बंद करता उसके आंखों के सामने मुस्कुराते हुए आशना का अक्स आ जाता और वो बेचैन हो उठता। काफ़ी देर रात तक वो ऐसे ही सोने की कोशिश में करवट बदलता रहा तो आखिर में उसे मुश्किल से ही लेकिन नींद आ गई। ये क्या आशना, तुम लोग आज हॉस्पिटल जा रही हो? हाँ माँ, हमने सिर्फ 2 दिन की ही छुट्टी ली थी तो अब हॉस्पिटल जाना पड़ेगा ना, और वैसे भी अभी हल्दी मेहंदी संगीत और शादी के बाद के रिचुअल्स के लिए भी तो छुट्टियाँ लेनी पड़ेगी, इसीलिए इस बीच डेली ड्यूटी करनी पड़ेगी। मतलब अब तुम सिर्फ हल्दी मेहंदी संगीत और शादी के बाद कुछ दिन के लिए ही छुट्टी लेने वाली हो? हाँ माँ। अच्छा तो फिर शॉपिंग कैसे होगी? क्या मतलब शॉपिंग कैसे होगी? शॉपिंग तो आप लोग करेंगे ना। मुझे तो बचपन से आपके पापा की पसंद की हुई चीज़ें पसंद आ जाती हैं, तो फिर मेरी क्या ज़रूरत है? और गुंजन को भी मौसी की पसंद से कोई एतराज़ नहीं होता, तो हम लोग कोई शॉपिंग पर नहीं जाने वाले। कैसी लड़की हो तुम? यहाँ लड़कियाँ अपनी शादी की शॉपिंग के लिए इतनी एक्साइटेड होती हैं और तुम हो के जाना ही नहीं चाहती। खैर तुम चाहो या ना चाहो तुम्हें हमारे साथ चलना तो पड़ेगा ही, इसीलिए एक्स्ट्रा छुट्टी ले लेना। छवि जी आदेशात्मक लहजे में बोली। फिर उन्होंने चुपचाप खड़ी गुंजन की तरफ देखकर कहा, गुंजन बेटा ऐसा करो,
तुम घर पर रुक जाओ और इसे जाने दो हॉस्पिटल, फिर तुम हमारे साथ शॉपिंग करने चलना। माँ, आप आज क्यों रोक रही हैं इसे? आपको जब शॉपिंग पर जाना होगा तब बता दीजिएगा, हम हाफ डे लेकर आ जाएंगे। तुम्हारे हाफ डे लेने से क्या होगा? पता है कितनी सारी चीज़ें लेनी हैं। तुम्हारे कपड़े, हमारे कपड़े, तुम्हारे ससुराल वालों को देने के लिए भी कपड़े लेने हैं, फिर ज्वेलरी, मेकअप और डेकोरेशन का सामान, सबके लिए गिफ्ट्स भी लेने पड़ते हैं। उसके बाद भी कई सारी चीज़ें खरीदनी पड़ती हैं और तुम सिर्फ हाफ डे लेने की बात कर रही हो। ओके ओके, समझ गई मैं। आप परेशान मत होइए, हम रिचुअल शुरू होने से 2 दिन पहले ही छुट्टी ले लेंगे और आपकी शॉपिंग में हेल्प कर देंगे, ठीक है ना? फिलहाल आप जल्दी से हमें ब्रेकफास्ट दीजिए, वरना हमें हॉस्पिटल जाने में देर हो जाएगी। आशा ने अपनी माँ को समझाते हुए कहा और डाइनिंग टेबल के पास रखी चेयर पर बैठ गई, तो उसके साथ गुंजन भी बैठ गई। दोनों के बैठ जाने के बाद छवि जी ने उन्हें ब्रेकफास्ट सर्व किया तो दोनों ने जल्दी जल्दी खाना स्टार्ट कर दिया। फिर कुछ ही मिनट में ब्रेकफास्ट करने के बाद वो दोनों हॉस्पिटल चली गई। हॉस्पिटल के कॉरिडोर में खड़ी डॉक्टर रावत और आदर्श की नजरें बार बार गेट की तरफ जा रही थी। वो अभी अभी हॉस्पिटल पहुंचे थे, दोनों अपनी कैबिन में जा रहे थे, लेकिन रास्ते में मिल रहे सभी लोग उन्हें कॉन्ग्रेचुलेट करने के लिए घेर कर खड़े हुए थे, इसीलिए उन्हें वहीं रुकना पड़ा। वो देखो, सर लोग की भी फियांसे आ गई, चलो उन्हें भी कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं। स्टाफ मेंबर ने गेट से हॉस्पिटल में अंदर एंटर कर रही गुंजन और आशना को देखकर कहा तो डॉक्टर रावत और आदर्श की नजरें भी गेट की तरफ चली गई और उन्हें अपने सामने से आता देख उनके लब मुस्कुरा उठे। कॉन्ग्रेचुलेशन आशना मैम, कॉन्ग्रेचुलेशन गुंजन। एक एक करके सभी लोग उन्हें कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे थे और वो मुस्कुराते हुए उन्हें थैंक्स बोल रही थी। कुछ मिनट बाद जब सब उन्हें विश करके चले गए तो वो दोनों सामने खड़े हों रावत और आदर्श के पास आ गई। गुड मॉर्निंग, दोनों एक साथ दोनों लोगों को बोली। गुड मॉर्निंग बोथ ऑफ यू, डॉक्टर रावत ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, जबकि आदर्श सिर्फ गुंजन को गुड मॉर्निंग क्यूटी बोलकर आशा को नज़रअंदाज करते हुए वहां से तुरंत अपने कैबिन की तरफ चला गया। उसके ऐसा करने से गुंजन और डॉक्टर रावत कभी उसे जाते हुए तो कभी आशना को हैरानगी भरी सवालिया निगाहों से देखने लगे और आशना बस अवाक से खड़ी रही। सॉरी का मैसेज सेंड तो किया था इसे, फिर भी ये कल की वजह से इस तरह से नाराज़ है कि मुझे सामने से इग्नोर करके चला गया। वो अपने मन में ये सोच रही थी कि उसी वक्त उसके कानों में डॉक्टर रावत की आवाज़ गूंजी। आशना, आदर्श ने इस तरह तुम्हें इग्नोर क्यों किया? अभी कल तुम इंगेज्ड हुए हो और आज ये, तुम दोनों के बीच सब ठीक है ना? उन्होंने फिक्र जताई। सब ठीक है, बस वो छोटी सी बात पर नाराज़ है। डोंट वरी, मैं देखती हूँ उसे, आशना मुस्कुराते हुए बोली और वहाँ से आदर्श के कैबिन की तरफ चली गई। मैं भी जाती हूँ। आशना के जाते डॉक्टर रावत के सामने अकेली खड़ी गुंजन अपनी पलकें झपकाते हुए बोली तो डॉक्टर रावत ने तुरंत उसे रोकते हुए कहा, तुम वहाँ नहीं जाओगी। लेकिन क्यों? क्योंकि इस वक्त उन्हें अकेले बात करने की ज़रूरत है। तो बोलते हुए डॉक्टर रावत ने नसें झुकाकर खड़ी गुंजन को देखकर अपनी बात अधूरी छोड़ दी और मुस्कुराते हुए वो कुछ पल उसे अपनी गहरी नज़रों से देखते रहे। मैं अभी कहाँ जाऊँ फिर? मैं तो इस टाइम दी को ही असिस्ट करती थी। कुछ पल जब डॉक्टर रावत ने आगे कुछ नहीं कहा तो अपनी झुकी पलकें उठाते हुए बोले, तुम मेरे साथ आ जाओ। आपके साथ क्यों? क्योंकि मारिया कुछ दिनों की लीव पर है, इसीलिए मुझे असिस्ट करने के लिए समय कोई चाहिए। तुम फ्री हो इसीलिए आ जाओ मेरे साथ। नहीं, अभी दी फ्री हो जाएगी ना तो मैं उन्हें ज्वाइन कर लूँगी, आप किसी और नर्स को बुला लीजिए। नहीं, मैं मारिया के सिवा यहाँ किसी दूसरी नर्स को अपने साथ नहीं रखता। ऐसा क्यों? क्योंकि उनका ध्यान काम पर कम और मुझ पर ज़्यादा होता है, जो कि बिल्कुल पसंद नहीं मुझे, इसीलिए तुम्हें चलने के लिए बोल रहा हूँ। एक मिनट, तुम मेरे साथ चलने में आनाकानी क्यों कर रही हो? जो मैंने कल किया, कहीं उस वजह से तुम मुझसे दूर रहने की कोशिश तो नहीं कर रही? मगर तुम वैसे कुछ सोच रही हो तो मत सोचो, क्योंकि तुम्हारा किरदार खुद से ज़्यादा मायने रखता है मेरे लिए। यकीन मानो, मैं कोई भी ऐसी हरकत नहीं करूँगा जिससे तुम असहज हो जाओ। रही बात कल की, तो उस वक्त जो भी मैंने किया उसका मकसद से तुम्हें अपने बेशर्त मोहब्बत की गहराई से रूबरू करवाना था और तुम्हारी झुकी पलकें देखकर लग रहा है कि तुम पर मेरे स्पर्श का असर हो चुका है। अब अगर मेरी बातें भी तुम पर असर कर गई हों तो तुम मेरे साथ चल सकती हो। आप और आपकी बातें कभी बेअसर हो सकती हैं क्या? कुंजन ने बोलते हुए डॉक्टर रावत से निगाह मिलाई तो उन्होंने उसकी बात पर मुस्कुराकर उसे इशारे से साथ चलने के लिए कहा और फिर कॉरिडोर से पेशेंट्स के वार्ड की रूम की तरफ मुड़कर आगे चल रहे तो गुंजन भी उनके साथ चल पड़ी। तुम मेरी बात क्यों नहीं सुन रहे? अभी अभी तुम मुझे चंद्र गुंजन के सामने इग्नोर करके आए हो और अब यहाँ भी वही कर रहे हो। क्यों कर रहे हो तुम ऐसा? मैं कब से तुमसे बात करने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन तुम हो कि बात सुनने के लिए ही तैयार नहीं हो। आखिर क्यों? काफ़ी देर से की इग्नोरेंस बर्दाश्त कर रही आशना गुस्से से बिफरते हुए बोली, आखिर कौन क्या जवाब तुम्हें अच्छे से पता है। हाँ पता है, मगर मैंने सॉरी बोला तो था ना। रियली? मेरे एहसासों का मजाक उड़ाकर तुम्हें लगता है तुम एक सॉरी का मैसेज करके सब ठीक कर दोगी? एहसासों का मजाक? क्या कह रहे हो तुम?
मैंने कब तुम्हारे देखो, मैं बार बार उस बारे में बात करके खुद को और तकलीफ नहीं पहुंचाना चाहता, इसलिए बेहतर होगा हम उस बारे में बात ना करें। आदर्श आशना को टोकते हुए बोला और अपने कैबिन के बाहर जाने के लिए दरवाजे की तरफ जैसे ही बढ़ा, आशना तुरंत उसके सामने आ गई। क्या हरकत है, हटो रास्ते से। आदर्श आशना को गुस्से से घूरते हुए बोला, लेकिन आशना हटने की बजाय वैसे ही खड़ी रहकर बोली, मुझे बात करनी है तुमसे। मैंने कहा ना, मैं अब उस बारे में बात करके खुद को और तकलीफ नहीं पहुंचाना चाहता, तो फिर क्यों तुम मेरा रास्ता रोक कर खड़ी हो। आदर्श सख्त लहजे और तेज आवाज में बोलकर आशना को वहां से हटने का इशारा करने लगा। अगर तुम्हें तकलीफ हो रही हो तो मैं भी उस बारे में बात नहीं करना चाहूंगी। मैं पहले ही उसके लिए सॉरी बोल चुकी हूँ, लेकिन फिर से एक बार सॉरी बोलकर उस बात को यहीं खत्म करना चाहती हूँ। तुम कितनी भी सॉरी क्यों ना बोल लो, वो बात इतनी आसानी से खत्म नहीं होगी। क्यों, ऐसा भी क्या कर दिया मैंने, बस तुम्हारे बुलाने पर नहीं आई थी ना, तो इसमें इतना नाराज होने वाली कौन सी बात है। क्यों नहीं आई थी तुम, क्या मैं खा जाता तुम्हें। पहली बार मैंने तुम्हें उस रूप में देखा था तो बस कुछ पल तुम्हारे करीब रहकर तुम्हारे उस रूप को अपनी नज़रों में बसा लेना चाहता था, लेकिन तुम। हाँ, तो शादी में भी उसी रूप में और अच्छे से तैयार होकर आऊंगी ना, तब देख लेना मुझे जी भर के। फिलहाल आप सॉरी एक्सेप्ट कर लो मेरी और कल की बात भूल जाओ। बिल्कुल नहीं। क्या नहीं, मैं कब से तुम्हारे मनाने की कोशिश कर रही हूँ और तुम नखरे किए जा रहे हो। तुम्हारे बुलाने पर नहीं आए तो इतना क्यों बुरा लग रहा है तुम्हें। जरा सी बात ना मानने पर तुम तो ऐसे बिहेव कर रहे हो जैसे तुम्हारी बात ना मानकर कितनी बड़ी गलती करती हो। सुनो, तुम्हारा मुझ पर इस कदर अधिकार जमाना भी ठीक नहीं है। आदर्श को मनाने की कोशिश करते करते आशना का सब्र जवाब दे गया, तो उसने उसे गुस्से में काफ़ी कुछ सुना दिया। अपनेपन का हक जताना अगर तुम्हें अधिकार जमाना लगता है तो ठीक है, अब से कोई हक नहीं जताऊंगा तुम पर। और हाँ, तुम्हारे ना आने से इतना नाराज़ नहीं हूँ मैं नाराज़ हूँ तो तुम्हारी उस हरकत की वजह से जो तुमने अपनी कज़िन को भेज कर की थी। अगर तुम्हें नहीं आना था तो तुम नहीं आती, लेकिन तुमने उस पल्लवी को मेरे पास भेजकर सही नहीं किया। तुमने मजाक उड़ाया मेरे एहसासों का, जिसके लिए मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करने वाला। लेकिन मैंने पल्लवी को तुम्हारे पास। अब ये मत कहना कि तुमने पल्लवी को नहीं भेजा था, क्योंकि उसने पूछने पर उसी वक्त मुझे बता दिया था कि तुमने उसे भेजा था, और फिर तुम्हारा मुझे देखकर उसके साथ हंसना भी मैं देख चुका हूँ। आदर्श ने आशना की बात काटते हुए कहा और गुस्से से उसे साइड करते हुए कैबिन से बाहर निकल गया। अरे लेकिन वो आदर्श, आदर्श मेरी बात तो सुनो। आशना आदर्श को रोकने की कोशिश करते हुए पीछे से बोली, लेकिन तब तक आदर्श तेज कदमों से चलते बगल में बने हुए वॉर्डरोब में चला गया था। एक छोटी सी बात इतनी बढ़ जाए कि आशना ने सोचा भी नहीं था। उसे आदर्श का इस तरह नाराज होना अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन वो उसकी बात सुनने को भी तैयार नहीं था, तो वह फिर कैसे उसे मनाए, सोचकर आशना परेशान हो गई। लेकिन इस वक्त उसके लिए अपने पेशेंट को देखना ज़्यादा ज़रूरी था। लेकिन वह आदर्श के बारे में बात करने का सोचकर वहां से अपने कैबिन में चली गई। जहाँ एक तरफ आशना और आदर्श नाराजगी चल रही थी, वहीं दूसरी तरफ डॉक्टर रावत और गुंजन एक दूसरे के साथ काम करते हुए अच्छा वक्त गुजार रहे थे। गुंजन डॉक्टर रावत के हर एक पहलू से वाकिफ हो रही थी, उनका बिहेव, उनका केयर करने का तरीका, उनका ट्रीट करने का अंदाज और उनकी गहरी बातें गुंजन के दिल में उनके लिए पन पा चुके इश्क और भी गहरा करते जा रहे थे। इन 3-4 दिनों में उनकी सोहबत में रहकर वो उनके एहसास में पूरी तरह रम चुकी थी। हालांकि इन दिनों वो काफ़ी चीज़ों को लेकर टेंशन में भी थी। वो इस तरह अपने पापा के अचानक मान जाने और इतनी कमियों के बाद वो डॉक्टर रावत के द्वारा इतनी अहमियत दिए जाने पर असमंजस्य में थी। बीते दिनों में उसके साथ क्या हुआ था इसका सटीक जवाब अब भी नहीं मिला था, क्योंकि सबकी बातों को सुनने के बाद उसे ऐसा लगता था जैसे उससे बहुत कुछ छुपाया जा रहा है, लेकिन उसे उसके लिए जानना बहुत ज़रूरी लगता था। लेकिन कोई भी उसे बताता नहीं था, सब एक जैसा ही बताती थी, इसीलिए वो चाहकर भी कुछ पता नहीं कर पा रही थी। मगर इन सब के बावजूद वो खुश थी, और इस खुशी की वजह डॉक्टर रावत थे, जो इन दिनों उसके दिल दिमाग पर काबिज कर बैठे हुए थे। खुश तो वो भी बहुत थे और शुक्रगुजार भी, क्योंकि उन्हें सिर्फ गुंजन नहीं, उसका प्यार भी मिल रहा था। लिसन टू मी आदर्श, एक बार बात सुन लो मेरी। 3-4 दिनों से तुम वही बात को लेकर बैठे हुए हो। सॉरी भी बोल चुकी हूँ तुम्हें, मगर फिर भी तुम्हारी नाराज़गी खत्म नहीं हो रही। मैं बार बार तुमसे बात करने की कोशिश कर रही हूँ और तुम हो कि इग्नोर किए जा रहे हो। आदर्श के कैबिन में खड़ी आशना उससे बात करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन आदर्श कुछ पेशेंट्स की रिपोर्ट्स फाइल देखते हुए उन्हें तेजी से पलट रहा था और आशना की बातों को ना सुनते हुए उसे इग्नोर करने की पूरी कोशिश कर रहा था। उसकी इस हरकत से आशना को गुस्सा काफ़ी हद तक बढ़ चुका था। इसे वह कंट्रोल करने की कोशिश करते हुए भी नहीं कर पाई, तो वह आदर्श पर अपना गुस्सा उतारने लगी। तुम मेरी बात सुन भी रहे हो या नहीं? वो गुस्से से आदर्श के हाथ में मौजूद फाइल्स को छीनकर उसे टेबल पर पटकते हुए बोली। नहीं, नहीं सुन रहा मैं तुम्हारी बात और ना ही सुनना चाहता हूँ, इसीलिए अभी के अभी जाओ यहाँ से और दोबारा यहाँ आकर मुझे डिस्टर्ब मत करना। आदर्श भी आशना की तरह ही गुस्से में बोला, तो आशना उसके गुस्से को देखकर सहम सी गई। इतने सालों से आदर्श और वो दोस्त की तरह साथ थे। इन सालों में उनके बीच कई बार कुछ बातों पर बहस हो जाती थी, लेकिन आदर्श ने कभी उससे इस तरह से बात नहीं की थी। मगर आज जब वो एक दूसरे से प्यार करने लगे हैं और हमेशा साथ रहने के लिए एक बंधन में बंधने जा रहे हैं, तो वो उससे इस तरह से बात कर रहा है।
उसका इस तरह गुस्सा दिखाना, बेरुखी से बात करना, इग्नोर करना आशना से बर्दाश्त नहीं हुआ। 3-4 दिन से वो उसकी नाराज़गी सहन कर रही थी, लेकिन आज उसका सब्र टूट गया और वो रो पड़ी। मैंने कभी भी तुम्हें जानबूझकर हर्ट नहीं किया आदर्श, लेकिन तुम इस तरह से बिहेव करके मुझे लगातार हर्ट कर रहे हो। आशना अपने बहते हुए आंसुओं को रोकने की कोशिश करते हुए धीमी आवाज़ में बोली, तो टेबल से फाइल उठा रहे आदर्श की नज़र तुरंत उसकी तरफ घूम गई। तुम रो रही हो? उसके आंसुओं से भीगे चेहरे को देखकर उसके दिल में टीस उठी और अपनी हरकत पर शर्मिंदगी हुई, तो वो तुरंत टेबल पर फाइल छोड़कर उसके आंसू पोंछने के लिए उसकी तरफ बढ़ा, लेकिन उसके पास पहुंचने से पहले आशना तुरंत वहां से बाहर चली गई। ज़्यादा कर दिया मैंने, उसकी आंखों में मेरी वजह से आंसू थे, मैं कैसे कर सकता हूँ ये? आशना का रोना देखकर आदर्श उस वक्त के लिए अपनी नाराज़गी भूल ही गया था। उसकी वजह से उसके हर्ट होने पर उसे तकलीफ हो रही थी और खुद पर गुस्सा भी आ रहा था। वो इस वक्त सब कुछ भूलकर अपनी हरकत के लिए उससे माफ़ी मांगना चाहता था, जिसके लिए वो तुरंत उसके पीछे पीछे कॉरिडोर तक चला आया, लेकिन वो उसके पास पहुंच पाता इससे पहले हॉस्पिटल के हेड अचानक से ही सामने आ गए और उससे किसी इमरजेंसी केस पर डिस्कशन करने लगे। वो चाहकर भी इस वक्त आशना के पीछे नहीं जा पा रहा था। दी, क्या हुआ आपको? आप रो क्यों रही हैं? आशना की आंखों में नमी देखकर गुंजन ने फिक्र जताते हुए पूछा। कुछ नहीं, बस उसकी बेरुखी अब बर्दाश्त से बाहर हो रही है तो आंखें छलक आई मेरी। खैर, तुम जाओ, जाकर चंद को बाय बोल कर आओ, तब तक मैं कैब बुक कर लेती हूँ। आशना ने अपनी नम आंखों को बारीकी से साफ करते हुए कहा, तुरंत गुंजन से कुछ बोलने से पहले उसके सामने से ओझल हो गई। मैं आई कम इन सर? आवाज़ सुनकर कैबिन में किसी रिपोर्ट को ध्यान से देख रहे डॉक्टर रावत तुरंत बोले। गुनगुन, मैंने कहा था ना तुम्हें मेरे कैबिन में आने के लिए परमिशन की ज़रूरत नहीं है। फिर क्यों? वो मेरी आदत है ना, तो इस वजह से। फ़िलहाल मैं आपको बाय बोलने के लिए आई हूँ। बाय बोलने के लिए? कहीं जा रही हो तुम? हाँ, मैं और दी घर जा रहे हैं शादी की शॉपिंग के लिए। आज ही? हाँ, टाइम ही कितना बचा है, परसों से रस्म शुरू हो जाएगी ना। हो, ठीक है, फिर ख्याल रखना अपना। वो मुस्कुराते हुए बोले और गुंजन के जाने का इंतजार करने लगे, लेकिन वो जाने की बजाय वहीं खड़ी रही और अपने हाथों की उंगलियों को उलझाकर उन्हें देखने लगी। क्या हुआ गुनगुन, कुछ कहना है क्या तुम्हें? हाँ, क्या कहना है? वो मैं आपको। क्या हुआ है गुनगुन, इतना घबरा क्यों रही हो? कहो ना जो भी कहना है। बोलते हुए वो उसे परेशान देखकर तुरंत उसके पास चले आए। वो मुझे मुझे आपको हक करना है। बोलते हुए गुंजन ने अपनी आंखें भींच ली। क्या? डॉक्टर रावत पहले हैरान हुए, अगर अगले ही पल उसे आंखें भींचे हुए देखकर उनके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। नहीं, कुछ नहीं, मैंने कुछ नहीं कहा, मैं बस जा रही हूँ। आगे बढ़कर हक करने के बजाय उनका क्या सुनकर वो निराश होकर बोली और बिना उनकी तरफ देखे कैबिन से बाहर निकलने के लिए दरवाजे की तरफ जाने के लिए जैसे ही आगे बढ़ी, उन्होंने पीछे से उसका हाथ पकड़कर उसे खींचकर अपने सीने से लगा लिया। पूरा हक है तुम्हारा मुझ पर, तो इस तरह पूछने की बजाय सीधे हक जताया करो अपना। वो उसकी खुशबू महसूस करते हुए बोले और उसके जवाब का इंतजार करने लगे, लेकिन वो बिल्कुल खामोशी से उनके पीठ पर अपनी बाहें कसते हुए उनके सीने से लगी हुई खड़ी रही। क्या हुआ, परेशान हो? डॉक्टर रावत ने उसका चेहरा सामने करते हुए पूछा, तो उसने अपनी पलकें झपकाकर हाँ का इशारा किया। बताओ क्या प्रॉब्लम है? वो आदर्श जीजू ज़्यादा ही नाराज़ हो गए हैं दी से, और आज उन्होंने शायद दी से फाइट भी की। वो उनके साथ बहुत रूड हो रहे हैं। वो शिकायती लहजे में कहते हुए उनकी तरफ टकटकी बांधे ऐसे देखने लगे जैसे वो अभी अपनी बातों से उसकी सारी टेंशन दूर कर देंगे। अरे, तो इसमें इतना परेशान होने वाली क्या बात है? अक्सर तो प्यार करने वालों के बीच में ऐसा होता रहता है और कपल्स का आपस में रूठना मनाना लगा रहता है। क्या मतलब है आपका? मतलब प्यार में ये सब होना आम बात है। इसमें अक्सर लोग छोटी बातों पर नाराज़ हो जाते हैं, और इसका मतलब आप भी मुझसे ऐसी छोटी बातों पर नाराज़ हो जाएंगे और फिर मुझसे रूडली पेश आएंगे। गुंजन उनकी बात को पूरा सुने बिना ही उनसे दूर होकर मासूमियत भरे नज़रों से उनकी आंखों में देखते हुए बोली। तो उसके मासूम चेहरे पर परेशानी का भाव देखकर उनका मन हुआ कि वो उसे बाहों में भरकर उसकी गालों को चूम ले, लेकिन उन्होंने अपने जज्बातों को कंट्रोल करते हुए कहा, नहीं, मैं ऐसा नहीं करूँगा और ना ही कभी तुमसे रूडली पेश आऊँगा। हाँ, कभी नाराज़ हो भी जाऊँ तो बस कुछ दिनों तक बातें नहीं करूँगा तुमसे। क्या? इससे अच्छा तो नाराज़गी होने पर मुझसे रूडली ही पेश आएंगे तो बेहतर रहेगा, क्योंकि आप मुझसे बात नहीं करेंगे तो मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगेगा। आपको नहीं पता कि मुझे आदत हो गई है आपकी बातों को सुनने की। आप कम बोलते हैं, लेकिन कितना गहरा और प्यारा बोलते हैं। जी चाहता है बस सुनती जाऊँ। अच्छा, मुझे नहीं पता था मेरी बातों पर इतना गौर किया जाता है। अरे, आपको तो कुछ भी नहीं पता। मैं सिर्फ आपकी बातों पर नहीं, आप और आपकी हरकतों पर भी गौर करती रहती हूँ। क्या सच में? गुंजन के इस तरह बेधड़क होकर अपने मन की बातें सामने से बोलने पर वो मुस्कुराते हुए बोले। उसकी बातें सुनकर उसके करीब बढ़ने लगे। हाँ, और नहीं तो क्या, मैं तो अपने धुन में बोल रही गुंजन डॉक्टर रावत को खुद के इतना करीब आते देख बिल्कुल चुप हो गई। क्या हुआ, चुप क्यों हो गई? और बोलो ना। उसका मासूम सा चेहरा प्यार से अपनी हथेलियों में थाम कर बोले तो गुंजन ने शर्माकर अपनी पलकें झुका ली। उनके करीब से उसे एहसास हुआ कि वो अपनी धुन में क्या क्या बोलती जा रही थी।
क्या मैं, वो उसके चेहरे पर झुकते हुए बोले तो गुंजन ने तुरंत उनकी हथेलियों पर अपनी हथेलियां रखकर घबराते हुए उनकी तरफ देखा। वो इनकार में सिर हिलाने वाली थी, लेकिन उससे पहले डॉक्टर डावर ने प्लीज कहकर उम्मीद भरी नजरों से उसकी तरफ देखा तो उसने सहमति से अपनी पलकें झुका ली। फिर उसी पल उसे अपने माथे पर उनके लबों का स्नेह भरा स्पर्श महसूस हुआ तो उसकी हथेलियां उनकी हथेलियों से सरक गई और उसके हाथ खुद ब खुद उनकी कमर के इर्द गिर्द लिपट गए और अगले ही पल उनके लब माथे से हटकर ही उसके सर उनके सीने से जा लगा तो उन्होंने उसे अपनी बाहों में समेट कर उसके सर को होले से चूम लिया। आशना का घर खूबसूरती पीले और सफ़ेद रंग के फूलों से सजा हुआ था। घर के हॉल में एक साइड में आशना और गुंजन की हल्दी के लिए रस्म की तैयारियां चल रही थी और वो दोनों अभी अपने कमरे में बैठी तैयार हो रही थी। दी, अब भी आपके जूजू के बीच सब ठीक नहीं हुआ? आशना के चेहरे पर उदासी के भाव देखकर गुंजन उसके करीब बैठते हुए बोली। उसके सवाल के जवाब में आशना कुछ बोलने की बजाय बात टालने के लिए गहरी सांस भरते हुए बोली, गुंजन, हमें बात करने के बजाय तैयार होना चाहिए। हल्दी की रस्म शुरू होने वाली है। चिंता मत कीजिए दी, हम वक्त पर तैयार हो जाएंगे। और इस बार तो बता दीजिए, सगाई के दिन से ही आप परेशान से थी, फिर हॉस्पिटल में आप और जीजू के बीच हो रही अनबन मैंने देखी थी। उस वक्त भी मैंने आपसे कई बार पूछने की कोशिश की, लेकिन आपने कुछ बताया नहीं। उस टाइम हॉस्पिटल में काम था कुछ ज़्यादा और घर जब आई तो शॉपिंग और दूसरी चीज़ों में सबके बीच बिजी होने की वजह से हमें आपसे बात करने का वक्त ही नहीं मिला। कोई बात नहीं गुंजन, तुम परेशान मत हो, बेफिक्र होकर अपने इस खूबसूरत पल को एंजॉय करो। आशना ने बालों का चूड़ा बनाते हुए कहा और उससे एक बार फिर से बात बदलने की कोशिश की। दी प्लीज़ अब तो बता दीजिए क्या हुआ है? आदर्श जीजू क्यों नाराज़ हैं आपसे? प्लीज़, आपकी उदासी मुझे अच्छी नहीं लग रही और सबसे ज़्यादा इस बात से तकलीफ हो रही है कि आप मुझसे अपनी परेशानी शेयर नहीं कर रही। आप मुझे इस काबिल नहीं समझती ना? बार बार आशना की बात टालने की वजह से गुंजन अब इमोशनली ब्लैकमेल करने पर आ गई। अरे पागल लड़की, मैं बस तुम्हें अपनी वजह से परेशान नहीं करना चाहती थी और तुम क्या समझ बैठी? और हो रही कुछ शेयर करने की बात तो मैं तुम्हें इसलिए नहीं बता रही क्योंकि तो कुछ बताने जैसा है ही नहीं, लेकिन अगर फिर भी तुम जानना चाहती हो तो सुनो। हमारी सगाई के दिन जब चंद्र हमारे साथ खाना खाने के बजाय वॉशरूम का बहाना बनाकर घर में चला आया तो तुम उसके साथ थी। तो ये जानकर आदर्श ने मुस्कुराते हुए मेरी तरफ देखा और वो भी वॉशरूम का बहाना बनाकर सबके बीच से घर की तरफ आते हुए मुझे भी इशारे से पीछे आने के लिए बोला था। मैंने इनकार में सर हिला दिया तो, लेकिन वो बार बार पीछे मुड़कर मुझे उसके पीछे आने के लिए बोल रहा था। मैं माँ और मौसी के बीच थी, दूसरे रिश्तेदार भी हमारे आसपास थे। सबके सामने ही आदर्श वॉशरूम का बहाना बनाकर गया था। ऐसे में सबके बीच तुरंत आदर्श के पीछे जाना मुझे सही नहीं लगा तो मैंने ना जाना ही ठीक समझा। वैसे भी सबने मेरे हाथ में खाने की प्लेट रख दी थी तो उसे छोड़कर मैं हिल भी नहीं पा रही थी, लेकिन तुम दोनों को ना देखकर मैंने तुम्हारे बहाना होने का बहाना बनाकर तुम्हें बुलाने के लिए घर की तरफ आने के लिए बोला। तो माँ और मौसी तुरंत मुझे रोकते हुए बोली, तुम मत जाओ, मैं बुला कर लाती हूँ उन्हें। नहीं, आप दोनों क्यों जाएंगी? ये पल्लवी है ना, ये बुला कर ले आएगी उन दोनों को, मैंने माँ और मौसी को रोकते हुए कहा, क्योंकि मुझे लगा तुम दोनों साथ हो तो कुछ स्पेशल बातें कर रहे होंगे। ऐसे में उनका जाना मुझे सही नहीं लगा तो मैंने पल्लवी को भेज दिया था। वो तुम दोनों को बुलाने गई थी, लेकिन तुम दोनों पहले ही वहाँ से बाहर आ गए थे। हम दोनों जब हॉल में नहीं दिखे तो वो तुम्हें कमरे में ढूंढने लगी और जैसे वो मेरे कमरे के दरवाजे के पास पहुंचे आदर्श ने उसका हाथ पकड़कर उसने करीब खींच लिया। वो वहाँ मेरा वेट कर रहा था और पल्लवी की कदमों की आहट सुनकर उसे लगा कि मैं आई हूँ, लेकिन जब पल्लवी की कसमसाने और उसकी मुझे आवाज़ सुनकर जब उसने देखा तो मेरी जगह पल्लवी को देखकर उसकी कदम उससे छोड़ दिया। सॉरी, मैं आशना का वेट कर रहा था तो मुझे लगा वो आई है। वो मुझे दी ने ही भेजा था जीजू को। कि क्या आशा ने तुम्हें यहाँ भेजा था? पल्लवी की पूरी बात सुने बिना ही गुस्से में बोला तो उसे गुस्से में देखकर वो वहाँ से डरकर भाग गई और मेरे पास आकर वो हंसकर आदर्श का मजाक उड़ाते हुए मुझे छेड़ रही थी। मैं उसकी हरकत पर उसे डांट रही थी, लेकिन उसकी बातों की वजह से मुझे भी हंसी आ रही थी तो मैं भी हंस रही थी। उसी वक्त वहाँ आया आदर्श ने शायद हमें हंसते हुए देख लिया था तो उसे गलतफहमी हो गई कि मैंने पल्लवी को जानबूझकर उसके पास भेजा, उसके जज्बातों का मजाक उड़ाया है। अगर ऐसी बात है तो आपने अब तक सब बताकर उनकी गलतफहमी दूर करने की कोशिश नहीं की? करना चाहती थी लेकिन कर नहीं पाई क्योंकि वो मेरी बात सुनने को तैयार ही नहीं था। और अब जब उसने मुझे इतना हर्ट कर दिया है तो मुझे उससे कोई बात ही नहीं करनी है। अच्छा, तो इसीलिए आप कल से फ़ोन स्विच ऑफ करके बैठी हैं? पता है, कल जब हम मॉल में थे तो मेरे पास जीजू ने कॉल किया था। वो आपसे बात कराने के लिए बोल रहे थे और मैंने बाद में बात करवाने के लिए कहा था, लेकिन लेट नाइट घर पहुंचने के बाद मैं इस बारे में भूल ही गई थी। अभी सुबह जब आपका फ़ोन देखा तो जीजू ने मैसेज किया था, कहकर गुंजन ने आदर्श का भेजा हुआ मैसेज आशना को दिखाया। क्यूटी प्लीज़ आशना से बोल दो, अगर बात नहीं करना चाहती तो ना करे, लेकिन अपना व्हाट्सएप ओपन करके एक बार मैसेज सीन कर ले। क्यों करूँ मैं? नहीं करना मुझे कोई मैसेज सीन। मैंने मैसेज पढ़कर आशना गुस्से से अपनी भौं से कोड़ते हुए बोली और खुद को आईने में देखकर अपना मेकअप करने लगी। दी, मुझे लगता है आपको जीजू से एक बार बात करके सब क्लियर कर लेना चाहिए। अभी वो नाराज़ हैं, बस आप नाराज़ हो जाएंगी तो वो बात ऐसे बढ़ती जाएगी और फिर नाराज़गी के चक्कर में आप दोनों अपने खूबसूरत पलों को मिस कर देंगे। तुम फिक्र मत करो, ऐसा कुछ नहीं होगा, मैं अभी बात कर लूँगी आदर्श से।
आशना ने मुस्कुराते हुए कहा और अपना फ़ोन लेकर वो कमरे से बाहर निकलकर बालकनी की तरफ चली गई। आई होप अब्दी और जीजू के बीच सब ठीक हो जाए। देखे तो ज़रा क्या मैसेज भेजा है हमारे फ्यूचर हबी ने। आशना ने अपने व्हाट्सएप को ओपन करते हुए कहा और सीरियस होकर आदर्श के भेजे गए मैसेज को रीड करने लगी। अगर तुमने मुझे जानबूझकर कभी हर्ट नहीं किया तो मैंने भी तुम्हें कभी तकलीफ नहीं पहुंचाई, मगर मैंने पहली बार गुस्से में तुम्हें अपनी बातों से हर्ट कर दिया। तुम मेरी वजह से रो रही थी, इस बात से मुझे काफ़ी तकलीफ हुई। तुम्हें हर्ट करने के बारे में मैं कभी सोच भी नहीं सकता, लेकिन गुस्से की वजह से पहली बार मैंने तुमसे उस तरीके से बात की और तुम हर्ट हो गई। मैं अपनी उस हरकत के लिए शर्मिंदा हूँ, प्लीज़ माफ़ कर दो मुझे, प्लीज़। तो आदर्श को एहसास हो गया, लेकिन मैं भी इतनी आसानी से मानने वाली नहीं हूँ। आशना इतराते हुए बोली। आदर्श का मैसेज पढ़कर उसे लगा आदर्श की नाराज़गी खत्म हो गई होगी, जबकि ऐसा कुछ नहीं था। वो तो बस आशना के आंसुओं को देखकर आदर्श ने उसे सॉरी बोला था, वरना नाराज़ तो वो अब भी था। उस दिन हॉस्पिटल में जब आशना के पीछे जाने पर हॉस्पिटल के हेड सामने आ जाने की वजह से आदर्श आशना से माफ़ी नहीं मांग पाया था, क्योंकि आशना वहाँ से घर जाने के लिए निकल चुकी थी। उस दिन वो पूरी नाइट एक क्रिटिकल सर्जरी में बिजी रहा और नाइट में थकान होने की वजह से वो जल्दी सो गया। फिर अगले दिन जब उसने आशना के पास कॉल किया तो उसका फ़ोन ही स्विच ऑफ था, और घर पर कॉल करने पर कुलदीप जी ने उसे बताया था कि सब शॉपिंग करने गई हुई हैं। तो उसने गुंजन के पास कॉल किया था। गुंजन ने बाद में बात कराने की बात कही थी। फिर उसे भी शॉपिंग पर जाना था, तो वो भी पूरा दिन शॉपिंग में बिजी रहा। शॉपिंग के बाद वो दूसरे कामों में बिजी हो गया था। फिर लेट नाइट उसे फुर्सत मिली तो उसने आशना के पास कई बार कॉल किया, लेकिन उसने अपना फ़ोन स्विच ऑफ कर रखा था। कई कॉल रिसीव नहीं हुई तो आदर्श ने कुछ सोचकर उसे मैसेज कर दिया। पता नहीं वो मैसेज देखेगी भी या नहीं, ये सोचकर वो मायूस हो गया। इस वक्त वो गुंजन के पास लेट नाइट कॉल करके उसे डिस्टर्ब नहीं करना चाहता था, लेकिन उसे रिक्वेस्टली अंदाज में एक मैसेज कर दिया था, जिसे गुंजन ने सुबह देखकर ओके रिप्लाई किया था। उसके बाद आदर्श अपना फ़ोन लिए बैठा था। उसे इंतजार था आशना के रिप्लाई का। ये क्या, उसने मैसेज सीन करके कुछ रिप्लाई क्यों नहीं किया? क्या उसने मुझे माफ़ नहीं किया? आदर्श ने सोचते हुए जैसे ही आशना के पास कॉल करना चाहा, उसी वक्त उसके कज़िन उसे हल्दी की रस्म के लिए बुलाने आ गए, तो उसे जाना पड़ा। बेटा अभी तो फ़ोन रख दो, उससे बात करने की इतनी भी क्या बेताबी है, जो तुम हल्दी लगवाते वक्त भी इसे साथ लिए बैठे हो। एक उम्रदराज महिला आदर्श के कान खींचते हुए बोली, तो सभी लोग ठहाका लगाकर हंस पड़े। सब्र रखो बेटा, 2 दिन बाद घर आ जाएगी, जितनी मर्जी उतनी बातें कर लेना। फिर आदर्श की बुआ उन सभी के बीच हंसते हुए बोली, तो पहले से ही परेशान आदर्श अब झल्लाते हुए बोल पड़ा, नहीं हो रहा सब्र, ऐसा करिए आप लोग ये सब बंद करिए और आज अभी डायरेक्ट ही मेरी शादी करवा दीजिए। अरे इसे तो सच में सब्र नहीं हो रहा, अरे देवा। बुआ उसकी बात सुनकर हंसते हुए बोली, तो वो कुल रहा था। यहाँ आदर्श को हल्दी लगाने की रस्म शुरू हो गई थी और वहाँ डॉक्टर रावत के घर पर भी उन्हें हल्दी लगाई जा रही थी। आशना के घर भी उसकी और गुंजन की हल्दी की रस्म शुरू हो चुकी थी। इस वक्त सब अपने अपने खूबसूरत पल को एंजॉय कर रहे थे। देवकी जी और नंदू तो वीडियो कॉल के जरिए गुंजन को हल्दी लगाते हुए एक बार भी देख चुकी थी। नंदू ने गुंजन और अपने भाई को छेड़ने के अंदाज में एक पल के लिए दोनों को एक दूसरे का हल्दी वाला चेहरा भी दिखाया। गुंजन तो शर्म की वजह से अपनी पलकें नहीं उठा पा रही थी, जबकि डॉक्टर रावत उसके सुनहरे रंग में शर्मीले चेहरे को एक पल में अपनी आंखों में भर चुके थे। वो कॉल करने के बाद उसे याद करके मुस्कुराए जा रहे थे, लेकिन आदर्श अभी आशना का मैसेज और कॉल के इंतजार में बैठा था। उसमें जानना था कि आशना ने उसे माफ़ किया या नहीं, मगर आशना ने तो उसे तंग करने का पूरा मन बना रखा था, इसीलिए वो उसे कोई रिप्लाई नहीं कर रही थी। थकाकर आदर्श ने अपना फ़ोन रख दिया और कल मेहंदी संगीत वाले दिन आशना से मिलकर उससे बात करने का फैसला किया। हल्दी की रस्म के बाद अगले दिन मेहंदी संगीत का फंक्शन था, जिसमें डॉक्टर रावत और आदर्श की फैमिलीज और रिलेटिव्स को इन्वाइट किया गया था। सभी लोग आ चुके थे और मेहंदी की रस्म शुरू हो गई थी। हॉल के एक साइड में गुंजन और आशना अपने हाथों में मेहंदी लगवा रही थी और डॉक्टर रावत आदर्श के साथ उनसे थोड़ी दूरी पर बैठे उन्हें देख रहे थे। आदर्श और उन्होंने अपने हाथ में अपनी अपनी पार्टनर का नाम मेहंदी से लिखवा लिया था, जिसे देखकर उन्हें दिल से खुशी महसूस हो रही थी। गुंजन और आशना भी अपने हाथों में लग रही मेहंदी डिज़ाइंस को मुस्कुराते हुए देख रही थी, खासकर उन डिज़ाइन के बीच में छुपकर लिखे गए नाम अपने पार्टनर के नाम को। लंच टाइम हो चुका था तो सभी लोग हॉल से निकलकर बाहर लगे फूड स्टॉल्स की तरफ लंच करने चले गए। सभी गेस्ट के खाने के बाद कुलजीत जी और छवि जी, कविता जी, मनोज जी के साथ डाइनिंग एरिया में बैठकर एक साथ लंच करने के लिए बैठे हुए थे। गुंजन और आशना ने काफ़ी टाइम से कुछ नहीं खाया होगा, उन्हें भी खिला दो कुछ, कुलदीप और मनोज जी ने एक साथ कहा। तो छवि जी और कविता जी एक दूसरे की तरफ देखते हुए बोली, अरे काम के चक्कर में हम इस बारे में भूल ही गए। ऐसा करिए आप दोनों खाना खा लीजिए और हम अब अपने बेटे को खिलाने के बाद ही खाएंगे। कविता चलो हम गुंजन और आशना को खिलाकर आते हैं। हाँ, कविता जी ने छवि जी की बात पर हामी भरी और प्लेट में खाना सर्व करके हॉल एरिया की तरफ जाने के लिए जैसे ही आगे बढ़ी, सामने से डॉक्टर रावत और आदर्श आते हुए दिखाई दिए। क्या हुआ बेटा, कुछ चाहिए क्या आप लोगों को? छवि जी ने पूछा। हाँ, वो हमें सादा पानी चाहिए। दरअसल यहाँ कुछ रिलेटिव्स हैं जिनके दांतों में प्रॉब्लम है और उन्हें ठंडा पानी पिया नहीं जा रहा, हमें उनके लिए सादा पानी चाहिए था, डॉक्टर रावत ने कहा। ओह, छवि जी उनकी बात सुनकर कविता जी की तरफ देखते हुए बोली, ऐसा करो तुम ये दोनों प्लेट लेकर जाओ, मैं इन्हें पानी देकर आती हूँ। ये खाना आप किसके लिए लेकर जा रही हैं?
बाहर तो सब खा चुके हैं। आदर्श ने खाने के प्लेट को देखते हुए कविता जी से पूछा, ये गुंजन और आशना के लिए है। दोनों ने सुबह से ही नाश्ता भी नहीं किया था और काफ़ी देर से दोनों ने कुछ खाया पिया भी नहीं है। हमने काम के चक्कर में इस बात पर ध्यान भी नहीं दिया। अभी उन दोनों के पापा ने याद दिलाया तो बस उन्हें खिलाने ही जा रहे हैं। वो लाइए, फिर हम दोनों ले जाते हैं इसे। वैसे भी आप लोगों ने भी अभी लंच नहीं किया होगा, जो आप लोग जाकर खाइए, ये हम उन्हें खिला देंगे, आदर्श ने मुस्कुराते हुए कहा। बिना कविता जी को बोलने का ही मौका दिए ही उनके हाथ से प्लेट लेकर डॉक्टर रावत को भी प्लेट लेने का इशारा किया। अरे लेकिन कविता जी ने कुछ बोलने की कोशिश की, मगर आदर्श उन्हें बीच में ही टोकते हुए बोल पड़ा, डोंट वरी आंटी, हम अच्छे से खिला देंगे उन्हें, आप जाइए, माँ छवि जी के साथ लंच कीजिए और किसी से बाहर पानी देने के लिए बोल दीजिएगा। अपनी बात कहकर आदर्श ने तुरंत डॉक्टर रावत से चलने का इशारा किया और बिना एक पल गवाए ही आगे बढ़ गया। उसे जाता देख वो भी उसके पीछे गुंजन और आशना के पास आ गए। मिस स्लो आर्टिस्ट, आप जाइए, जाकर कुछ खा पी लीजिए और तब तक आप वापस मत आइएगा जब तक हम इनको खाना नहीं खिला दें। आदर्श ने मेहंदी लगवा रही लड़कियों के पास जाकर कहा। जी। वो दोनों अपने लिए स्लो शब्द सुनकर उसे घूरते हुए देखकर बिना ही बोले कुछ वहाँ से चली गई। उनके जाते ही आदर्श आशना के पास बैठते हुए बोला, फाइनली तुम्हारे पास आने को और तुमसे बात करने का मौका मिल गया। आशना एक नज़र आदर्श को देखकर अपनी नज़रें दूसरी तरफ करते हुए गुंजन और चंद्र को देखने लगी। इस वक्त डॉक्टर रावत बिना गुंजन को असहज महसूस कराए चुपचाप उसे खाना खिला रहे थे और गुंजन अपनी नज़रें झुकाए खा रही थी। उन दोनों को ऐसे साथ देकर आशना के लब मुस्कुरा उठे। मैं भी तुम्हें खाना खिलाने आया हूँ, लेकिन क्या? लेकिन खिलाने से पहले मैं तुमसे ये जानना चाहता हूँ, तुमने मेरे मैसेज का जवाब क्यों नहीं दिया? अरे जब से मैं आया हूँ तुम मेरी तरफ देख भी नहीं रही, क्या तुमने मुझे माफ़ नहीं किया? देखो मैं वाकई अपने उस बिहेवियर की वजह से शर्मिंदा हूँ, इसलिए प्लीज़ माफ़ कर दो मुझे। अब जब तुमने मुझे माफ़ कर ही दिया तो तुम्हारी नाराज़गी भी ख़त्म हो गई है, तो मैं तुम्हें माफ़ ना करके बात आगे नहीं बढ़ाना चाहती, इसीलिए मैंने भी माफ़ कर दिया तुम्हें। आशना ने मुस्कुराते हुए कहा। आदर्श को प्यार भरी नज़रों से देखते हुए उसे खाना खिलाने का इशारा करने लगी। क्या? किसने कहा कि मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया और मेरी नाराज़गी ख़त्म हो गई? क्या मतलब? तुमने मुझसे माफ़ी मांगी, मुझसे बात भी कर रहे हो और मेरे लिए खाना भी लेकर आए हो। इसका ये तो मतलब नहीं हुआ कि नाराज़गी ख़त्म हो गई तुम्हारी। नहीं, ये सब मेरे उस बिहेवियर की वजह से। नाराज़ तो मैं अब भी हूँ तुमसे, कहते हुए आदर्श के चेहरे के एक्सप्रेशन चेंज हो गए। उसकी बातें सुनकर आशना का मुस्कुराता चेहरा एक पल के लिए मायूस हो गया, जिसे देखते ही आदर्श अपनी नज़रें खाने के प्लेट पर टिकाकर उसमें मौजूद दाल चावल मिक्स करते हुए बोला, और रही खाना खाने वाली बात, तो नाराज़गी अपनी जगह है और फिक्र अपनी जगह। फिर मुझे अभी भी पता चला कि तुमने काफ़ी देर से कुछ नहीं खाया है, इसीलिए चलो पहले खाना खा लो, बाकी बातें बाद में करेंगे। आदर्श ने अपनी बात कहकर आशना को खिलाने के लिए अब स्पून उसकी तरफ बढ़ाया, उसे खाने का इशारा किया। मुझे नहीं खाना और तुम्हें मेरी झूठी फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। अगर नाराज़ हो तो ढंग से नाराज़गी जताओ, दूर रहो मुझसे। आशना गुस्से में बोलते हुए अपनी जगह से उठकर खड़ी हो गई। क्या हुआ दिया, आपने खाना खा लिया? नहीं गुंजन, मुझे भूख नहीं है। क्या? आपको आजकल भूख क्यों नहीं लगती? रात में आपने डिनर भी नहीं किया था और सुबह नाश्ता भी अच्छे से नहीं किया और अब लंच भी नहीं कर रही। ऐसे करके आप खुद को बीमार कर लेंगे दी, गुंजन ने फिक्र जताते हुए कहा। कुछ नहीं होगा गुंजन, डोंट वरी, तुम अपना लंच फिनिश कर लो, मैं बाद में खा लूँगी। अभी मैं मेहंदी आर्टिस्ट को देख कर आती हूँ। आर्टिस्ट ज़बरदस्ती मुस्कुराते हुए बोली और तेज़ कदमों से चलते हुए हॉल एरिया में बने अपने रूम में चली गई। जीजू, अब आपकी गलतफहमी दूर हो गई ना? अब तो आप दोनों के बीच सब ठीक है ना? फिर ये इस तरह से उदास होकर क्यों चली गई? गुंजन ने आदर्श से पूछा, मगर उससे कोई जवाब ही नहीं दिया। उसके कानों में अभी तक आशना की कई बातें गूंज उठी थी। झूठी फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो ऐसे कैसे कह सकती है? वो खुद ने बड़बड़ाया। आदर्श, जवाब तो, क्या चल रहा है तुम्हारे और आशना के बीच? डॉक्टर रावत ने थोड़ी ऊंची आवाज़ में कहा। वो हम कुछ नहीं, वो ऐसे बोला जैसे उसके पास कुछ बोलने के लिए हो ही ना। फिर गुनगुन किस गलतफहमी के बारे में बोल रही है? गलतफहमी? कौन सी गलतफहमी? मुझे नहीं पता। वो परेशान होकर बोला, खाने के प्लेट साइड में रखकर उठते हुए वहाँ से जल्दबाजी में आशना के रूम की तरफ चला गया। क्या हुआ है इनके बीच? डॉक्टर रावत ने उससे जाते गुंजन से पूछा। किसी गलतफहमी की वजह से आदर्श जीजू दी से नाराज़ थे, फिर दी उनसे नाराज़ हो गई और अब दोनों एक दूसरे से नाराज़ हैं। हो, कोई बात नहीं, तुम परेशान मत हो। अगर हम दोनों की एक दूसरे से नाराज़गी शाम तक ख़त्म नहीं हुई तो मैं बात करूँगा इनसे और सब कुछ ठीक कर दूँगा, ओके? हाँ, वो मुस्कुराई। चलो अब ये ख़त्म करो। पेट में बचे थोड़े से खाने की तरफ इशारा करते हुए उन्होंने कहा और उसकी तरफ स्पून बढ़ा दिया। अरे जीजू, संभाल कर चलिए वरना फिर आपको गलतफहमी हो जाएगी। चलबाजी में चल रहे आदर्श ने टकराने से बचते हुए पल्लवी ने तंज कसा। गलतफहमी? सुनते ही आदर्श ने पल्लवी को गुस्से से घूरते हुए पूछा।
कौन सी गलतफहमी? आपको अब तक नहीं पता? बॉस मंजसे से आदर्श को देखते हुए बोली। सुनो, फालतू बातें मत करो, बताओ कौन सी और कैसी गलतफहमी की बात कर रही हो तुम? जो आपको हुई थी जब आशा दी ने मुझे गुंजन दी और चंदन जीजू को बुलाने के लिए भेजा था और आपने मेरी अधूरी बात सुनकर पता नहीं क्या समझ लिया था। दी मुझे उसके लिए डांट रही थी, इसीलिए बोल रही हूँ, संभल कर चलिए, वरना गलती से कहीं हम टकरा गए तो आपको फिर गलतफहमी हो जाएगी कि दी ने करवाया होगा ये। पल्लवी ने व्यंग्य भरे लहजे में कहते हुए आदर्श को घूरा मुंह बनाते हुए वहां से चली गई। शिट शिट यार, क्या कर दिया मैंने? आदर्श ने अफसोस करते हुए एक पल के लिए अपनी आंखें भींच ली। फिर वो अगले ही पल अपनी आंखें खोलकर दौड़ते हुए आशना के कमरे की तरफ चला गया। मुझे शादी के लिए हाँ बोलना ही नहीं चाहिए था, ना ही उसका प्यार एक्सेप्ट करना चाहिए था। जब तक मैंने उसका प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं किया था वो कितने अच्छे से पेश आता था, लेकिन अब जब उसे पता चल गया अभी मैं भी उससे, तो मुझसे ऐसे पेश आ रहा है। जरा सी बात पर इतनी नाराज़गी। मुझे शादी ही नहीं करनी उससे। मैं अभी माँ पापा को मना कर दूंगी। अपने कमरे में खिड़की के पास खड़ी आशना ससकते हुए खुद से बोल रही थी और आदर्श उसके पीछे कदमों से चलते हुए उसके करीब आ बढ़ा था। लेकिन मैं शादी से मना करूंगी तो मेरी वजह से गुंजन और चंद्र की भी शादी नहीं होगी। हाँ, इसीलिए मना मत करना तुम। आदर्श ने पीछे से अचानक आशना को अपनी बाहों में भरते हुए बोला। उसकी इस हरकत से आशना सहम सी गई। आदर्श, तुमने डरा दिया मुझे। वो लंबी लंबी सांसें लेकर अपनी धड़कनों को काबू करते हुए बोली। फिर अचानक कुछ याद आते ही वो आदर्श की पकड़ से छूटने के लिए कसमसाने लगी। सॉरी, आई एम रियली सॉरी आशना। वो उसे छोड़ने के बजाय उसकी कमर को मजबूती से पकड़कर उसके कंधे पर अपना चेहरा टिकाते हुए बोला। अब ये सॉरी किस लिए? तुम तो नाराज़ हो ना, फिर दिखाओ अपनी नाराज़गी और दूर रहो मुझसे। नहीं, मैं नाराज़ नहीं हूँ, बल्कि मैं तो शर्मिंदा हूँ। तुम्हें गलत समझ लिया मैंने। प्लीज़ माफ़ कर दो मुझे, प्लीज़। तुम जानती हो ना, आज तक तुम्हारे सिवा किसी और के करीब नहीं गया हूँ मैं। फिर उस दिन तुम्हारी कज़िन पल्लवी। आदर्श ने कहते हुए अपनी बातें अधूरी छोड़ दी। फिर वो आशना को घुमाकर अपने सामने करते हुए प्यार से उसके आंसू पोंछकर बोला। पता है, मुझे बहुत बुरा लगा था उस वक्त, क्योंकि तुम नहीं आई थी। इस वजह से हुआ था वो। मुझे गुस्सा आ रहा था तुम पर और खुद पर भी। गुस्से से मैंने पल्लवी की बात पूरी भी नहीं सुनी थी और अधूरी बातें सुनकर गलतफहमी में मैं तुमसे नाराज़ हो गया। और फिर तुमने मुझ पर गुस्सा किया, मुझसे बेरुखी से पेश आए, मुझे हर्ट किया और रुलाया। आशना रोते हुए बोली और आदर्श से दूर होने लगी। सॉरी, मैंने बहुत गलत किया। तुम चाहो तो माफ़ करने के साथ साथ मुझे इसके लिए सज़ा भी दे सकती हो। आदर्श ने कहते हुए वापस से आशना को उसकी कमर से पकड़कर अपने करीब कर लिया। मुझे नहीं देनी तुम्हें कोई सज़ा, हटो मेरे पास से। मुझसे दूर होकर बात करो मुझसे। इस तरह बार बार मुझे खुद के करीब करने की ज़रूरत नहीं है। ज़रूरत है और ज़रूरी भी है। मेरे लिए तुम्हारा यूँ करीब होना, मेरे बस चले तो हर लम्हा तुम्हें यूँ ही खुद के करीब रखूँ। इस तरह की बातें करके तुम क्या साबित करना चाहते हो? कुछ नहीं, ये तो मेरे दिल की बातें हैं जो तुम्हारे बेचैन दिल को सुकून पहुंचाएगी। ऐसा कुछ नहीं होगा। इस तरह की बातें करने से तुम्हें लगता है मैं तुम्हें माफ़ कर दूंगी? बिल्कुल भी नहीं। मैं बहुत ज़्यादा नाराज़ हूँ तुमसे और अब ये नाराज़गी शादी के बाद भी जारी रहेगी। तुमने जितना हर्ट किया है ना मुझे, सबका बदला लूँगी मैं। ठीक है, ले लेना, लेकिन उससे पहले तो चलो चलकर खाना खा लो। मैं मजाक नहीं कर रही, मैं सीरियस हूँ और सच में मैं तुमसे बहुत ज़्यादा नाराज़ हूँ। जानता हूँ तुम सीरियस और बहुत ज़्यादा नाराज़ भी हो, लेकिन मैं बहुत खुश हूँ तुम्हारी क्यूटनेस देखकर। बोलते हुए आदर्श ने अचानक से आशना के गालों को चूम लिया। ये क्या हरकत है? आशना एकदम से 2 कदम पीछे होकर आदर्श को घूरते हुए बोली। तुम्हारे गाल गुस्से में लाल हो गए हैं और बहुत क्यूट लग रहे हैं, तो मैंने किस कर दिया? आदर्श ने कहते हुए आशना की कमर में हाथ डालते हुए उसे झटके से अपने करीब खींच लिया और आशना अपने हाथों की मेहंदी संभालते हुए उसके सीने से जा लगी। ये क्या? प्लीज़ अब खत्म करते हैं ना ये नाराज़गी। आदर्श आशना को एकदम से चुप कराते हुए बोला और उसके सिर पर अपने होंठ रखकर उसे अपनी बाहों में समेट लिया। पहले प्रॉमिस करो, फिर ऐसे कभी नाराज़ नहीं होंगे। प्रॉमिस। अब चलो चलकर खाना खा लो। अभी तुम्हारे पैरों में भी मेहंदी लगनी बाकी है और फिर हमें साथ में डांस भी करना है। ओके चलो, लेकिन पहले मुझे अपनी बाहों से आज़ाद तो करो। मन तो बिल्कुल भी नहीं कर रहा, लेकिन करना पड़ेगा। वैसे तुम्हारे होंठों पर ये रेड लिपस्टिक जच रही है। मन कर रहा है कि छोड़ो, दूर हटो। तुम्हारी इस हरकत की वजह से मैं उस दिन तुम्हारे बुलाने पर नहीं आई थी, क्योंकि पता था तुम यही हरकतें करोगे। क्या? तुमने ऐसा कैसे सोचा? लेकिन मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं करने वाला था। मैंने तो बस तुम्हें अपनी बाहों में भरकर तुम्हें करीब से देखने का प्लान बनाया था, जिस प्लान पर तुमने ना आकर पानी फेर दिया था। लेकिन मैं पूरे टाइम तुम्हारे साथ ही तो थी। फिर उस टाइम क्या तुम मुझे देख नहीं रहे थे? देख रहा था, मगर सबके बीच रहकर अच्छे से नहीं देख पा रहा था। ओह, ये अच्छे से देखना क्या होता है, बताना ज़रा। अच्छे से देखना मतलब बिल्कुल ऐसे पास होकर, एक दूसरे की आंखों में खोकर, एक दूसरे की सोहबत और उनकी खुशबू को करीब से महसूस करना। आदर्श ने आशना की आंखों में देखकर कहा और उसे अपनी बाहों में समेटकर उसे बिल्कुल अपने करीब कर के शिद्दत से उसके चेहरे को देखने लगा।
इस वक्त आशना और आदर्श इतने करीब थे कि दोनों का चेहरा बिल्कुल एक दूसरे के करीब था। उनकी सांसें एक दूसरे के चेहरे को छू रही थी। दोनों एक दूसरे की धड़कनों का शोर सुन पा रहे थे और एक दूसरे के एहसासों में पूरी तरह से गुम हो चुके थे। अब पता चल गया ना अच्छे से देखना किसे कहते हैं। आशना आदर्श आशना के चेहरे पर झुककर उसके कानों को अपने होठों से छूते हुए बोला। आशना टकते हुए बोलकर तुरंत आदर्श से दूर हो गई। ओए तुम शर्मा रही हो, आदर्श छोड़ते छेड़ने वाले अंदाज में कहकर मुस्कुराया। एकदम से आगे बढ़कर आशना की झुकी पलकें चूमते हुए बोला, अब चलो वरना हमें इतनी देर से गायब देखकर लोग पता नहीं क्या सोचेंगे। तुम पहले जाओ, मैं बाद में आती हूँ। ठीक है मगर जल्दी आना, आदर्श मुस्कुराते हुए बोला और कमरे से बाहर चला गया। ये क्या था कहकर आशना अपनी आंखें बंद करके मुस्कुराई और आदर्श के जाने के थोड़ी देर बाद कमरे से बाहर निकलकर हॉल एरिया की तरफ चली आई। लगता है दियो जीजू के बीच सब ठीक हो गया। दोनों को एक साथ मुस्कुराते देख गुंजन ने डॉक्टर रावत से कहा, हाँ वैसे अगर मैं ऐसे कभी नाराज़ हो जाऊं तो तुम क्या करोगी? कुछ नहीं। क्या? लेकिन क्यों? क्योंकि मुझे पता है आप मुझसे कभी नाराज़ नहीं होंगे और मान लो कभी हो गया तो मैं बहुत ज़्यादा रोऊंगी और जब तक आपकी नाराज़गी दूर नहीं हो जाएगी तब तक मैं खाना नहीं खाऊंगी। और ऐसे कौन मनाता है किसी को? क्योंकि मुझे और कुछ भी नहीं आता। गुंजन पहले मायूस होकर बोली, फिर अगले ही पल उसने लगभग आदेश देते हुए कहा, इसीलिए आप कभी मुझसे नाराज़ होने की सोचना भी मत। नहीं बिल्कुल भी नहीं, मैं ये रिस्क बिल्कुल भी नहीं लूँगा। क्या सच में? आपको पता है कितने अच्छे हो? गुंजन खुशी से चहकते हुए बोली, नहीं तुम बताओ कितना अच्छा हूँ। आप ना बहुत अच्छे हो, बहुत ज़्यादा अच्छे हो। इतने अच्छे हो कि कभी कभी मन करता है आपको हक कर लूँ। और कि ये मैं क्या बोलने वाली थी सोचते हुए गुंजन एकदम से बिल्कुल चुप हो गई। क्या हुआ बताओ ना, चुप क्यों हो गई? नहीं वो मैं तो बस ऐसे ही कुछ भी बोल रही थी। ओह मतलब मैं सच में अच्छा इंसान हूँ? तुमने बस ऐसे ही बोल दिया था। नहीं नहीं आप सच में अच्छे हो। ऐसा है तो जो बोल रही थी वो करो। मैं कैसे? डोंट वरी, कोई भी नहीं है यहाँ, सब बाहर चले गए हैं, संगीत का फंक्शन शुरू होने वाला है ना। फिर भी मैं नहीं, कोई बात नहीं, चलो चलते हैं। आप नाराज़ हो गए? नहीं मगर तुमसे नाराज़ हुआ भी तो तुम्हें खबर नहीं होगी। रुकिए, क्या हुआ? चलने में कोई प्रॉब्लम हो रही है क्या? पैरों की मेहंदी तो सूख चुकी है ना, फिर क्या हुआ? पास आइए फिर बताती हूँ। आ गया, अब बताओ। मेरे बाल मेरी ईयरिंग में उलझ गए हैं, चलने पर दर्द हो रहा है, छुड़ा दीजिए ना प्लीज़। ठीक है अपना फेस साइड में करो। वो उसके करीब आकर उसके कान के पास देखते हुए बोले, आराम से कीजिएगा प्लीज़, ये कैसे निकलेगा? आप और पास आकर कीजिएगा, हो जाएगा। हाँ वो बिल्कुल उसके चेहरे के करीब झुककर उसके बाल निकालकर जैसे ही दूर जाने को हुए, गुंजन ने थैंक यू कहकर उनके गालों को हल्के से चूम लिया। कि उन्होंने हैरानी से अपने गालों को छूते हुए उसकी तरफ देखा तो वो पलके झुकाकर खड़ी थी। वो मैं बस ऐसे ही कर सकती हूँ। उसने अपनी उंगलियों को आपस में उलझाकर धीमी सी आवाज़ में कहा, तुम्हारा नाम मात्र स्पर्श ही काफ़ी है मेरे लिए, इसीलिए बेफिक्र रहो। मैं ज़बरदस्ती की फरमाइशें करने में यकीन नहीं रखता। बस कुछ चाहते हैं जो तुम्हारी सोहबत में मुकम्मल होंगी, क्योंकि उन चाहतों की दूरी तुमसे है और सिरा भी तुम्ही से। आज आप कितनी कठिन बातें कर रहे हैं। वो अपने मासूमियत भरे लहजे में अपनी पलकों को झपकाते हुए बोली और वो उसकी सदा पर मुस्कुरा उठे। बातें समझ नहीं आ रही तो जाने दो, अगली बार से कठिन बातें नहीं करूँगा। फिलहाल चलो, संगीत का फंक्शन शुरू हो चुका है, म्यूज़िक की आवाज़ें आ रही हैं। बोलते हुए उन्होंने बाहर चलने का इशारा किया। वो हमें भरते हुए उनके साथ घर से बाहर चली गई। जारी है।